तो आज हम बात करेंगे द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जैसे कि हमने इंटरनेशनल लॉज को देखा था, तो अगर एक छोटा सा आइडिया लेते हैं कि एक डोमेस्टिक लॉ और एक इंटरनेशनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, हमें ये समझ में आता है कि जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग लाते हैं। कहीं ना कहीं क्या लाते हैं, बाइंडिंग, राइट। बट जो हमारे इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो कभी भी बाइंडिंग नहीं लाते हैं। इनमें बाइंडिंग हमें नहीं दिखती है, राइट। और रीजन यही है क्योंकि हर कंट्री आज के समय पे क्या है, सोवरन। ठीक है, तो ये हमने देखा। आइए अब जरा सोर्सेज देख लेते हैं इसके फटाफट। तो सबसे पहले क्या बात लिखी है इसमें, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो देखते हैं कि आर दी मटेरियल एंड प्रोसेसेस थ्रू विच लीगल रूल्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एट द इंटरनेशनल लेवल, दी सोर्सेज आर। अब जैसे कि हर देश का अपना एक संविधान है आज के समय पर, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय पर कोई भी कंट्री नहीं है, हर चीज स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। और मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में डिफरेंस बताया था बिटवीन स्टेट एंड कंट्री। आपको याद है स्टेट और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, जैसे कंट्री में दो फीचर्स होते हैं, एक एरिया होता है और एक पॉपुलेशन। और स्टेट में क्या होता है, एरिया होता है, पॉपुलेशन होती है, प्लस दो चीजें और होती हैं, एक गवर्नमेंट होता है और एक गवर्नमेंट कैसी होती है, सोवरन। और गवर्नमेंट सोवरन कैसे होती है, क्योंकि जब से सेक्युलर आया है तो आपको एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि आज के समय पर तो कंट्री, हर कंट्री किस में कन्वर्ट हो चुकी है, स्टेट में। अब अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जब मैं आर्टिकल 38 की बात देखता हूँ, माफ करना, आर्टिकल 38 ये है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कल हमने इसमें चर्चा भी करी थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। कहाँ है? हेग में। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आर्टिकल 38(1) है, क्लॉज 1 है इसका, तो वहां पर साफ लिखा है कि जितने भी ये स्टैच्यूट हैं, जितने भी ये सोर्सेज हैं, उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ आईसीजे, राइट। और इसी को अगर मैं इंडिया के हिसाब से देखूं, क्योंकि हमने जो संविधान पढ़ा होता है इंडिया का ही पढ़ा होता है, तो इंडिया में मैंने आपको कल भी बताया था आर्टिकल 51, जो बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे डिफाइन किए गए हैं आईसीजे के आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में। ये आप अपने राइटिंग में जरूर डाल दीजिएगा ये पॉइंट, हाँ, तभी मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर रखा है। तो आगे बढ़े, 38(1) इसको जरूर डालिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ना, जब आप इसको गो थ्रू होंगे तो जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं उसको मत छोड़ना, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है, अब ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल है ये, इसको मैं एक बार ब्लैक उसमें दिखा देता हूँ स्क्रीन में। देखो इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या होती, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है हमारी, उसको हम मेनली दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है, पार्टीज के अकॉर्डिंग, पार्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितने देशों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर 1 to 1 हो रहा है, 1 to 1, यानी कि इसमें दो देश होते हैं मिनिमम, इसमें कितने देश हो जाते हैं, 2 कंट्रीज या 2 स्टेट्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइलेटरल, क्या कहते हैं, बाइलेटरल। और वैसे ही जब ये मल्टी हो जाता है, जब इसमें काफी लोग एक दूसरे से आपस में कोऑपरेट करते हैं, तो मोर देन 2 कंट्रीज है, तो ये हो जाएगा मल्टी लेटरल। जैस जैसे मैं मल्टीलेटरल, और जैसे मैंने आपको पेरिस एग्रीमेंट बताया था, पेरिस एग्रीमेंट जो है 2016, 2016 का, तो उसमें आपने देखा ही था कि एसडीजी गोल बाहर आए थे, एसडीजी गोल जो 17 हैं, तो इसमें सभी देशों ने आपस में साइन कर रखा है, तो इसे हम मल्टीलेटरल कहेंगे, राइट। और इसका बायलेटरल का भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जो इंडिया है, इंडिया ने S-400 परचेस करा है, S-400, ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है हमारा S-400, ये इंडिया ने रशिया से परचेस करा है। तो ये एग्रीमेंट है रशिया और इंडिया के, तो ये हो गया आपका बायलेटरल। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको बायलेटरल और मल्टीलेटरल दे रखा है, एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाओ और मुझे बताओ समझ में आया नहीं है। आप गो थ्रू हो जाइए इसको।
एब्सोल्युटली। जी। हम्म। नहीं नहीं, वो भी जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने कहा कि WTO से बाहर, जैसे आपको मैंने कल आसियान के बारे में बताया था। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें सारे के सारे क्या हैं? साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसमें सारे के सारे। जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह से, राइट? तो यहाँ पर क्या है, ये मिलके काम करते हैं। बायलेटरल में क्या होता है? वन टू वन, वन टू वन। और जहां पर वन टू वन से ज्यादा है वो आपका मल्टीलेटरल हो जाता है। तो देखो, WTA का होता है यहाँ, मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो एशियन है अपना, ठीक है। चलो एक बार पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर वो कल वाली बात याद करो, हमने बताया था MOU और MOA। MOU होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए, उन्होंने साइन करके आ गए कि हम आपके साथ MOU करेंगे। पर वो ऑथेंटिक तब तक नहीं होगा वो बाइंडिंग तब तक नहीं होगा जब तक वो MOA में ना कन्वर्ट हो जाए। यानी कि इसमें रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफाई मतलब ज्यादातर ये पार्लियामेंट से किया जाता है। तो ये ज्यादा बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो यही बात इसमें बता रखी है, देखिए। ट्रीटीज आर बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज दैट साइन एंड रेक्टिफाई। साइन एंड रेक्टिफाई, साइन एंड रेक्टिफाई का मतलब होता है MOA। सिर्फ साइन का मतलब होता है MOU, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर मुझे बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। तभी यहाँ पर कितना अच्छा बात है, देखो। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बाइंडिंग के लिए रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है, रेक्टिफाई होना जरूरी है। और ये रेटिफाई ज्यादातर ये पार्लियामेंट लेवल पे ही होता है। चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज। अब जो सोर्स में हम देखेंगे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज, कल मैंने इसका एक एग्जांपल भी आपको बताया था, अगर याद हो। मैंने आपको एक आर्टिकल 112 बताया था, 112 हमारे संविधान का। याद आ रहा कुछ? आर्टिकल 112, जिसमें मैंने अब आपको बताया था हमारे संविधान में इसमें बात की गई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हाँ एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें ये साफ बता रखा है कि प्रेसिडेंट लाएंगे। बजट कौन लाएगा? प्रेसिडेंट लाएंगे। बट हमारा प्रेसिडेंट नहीं लाते हैं, कौन लेके आते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि ये एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है। यानी कि प्रथा चली हुई आ रही है, तो इसी को माना जा रहा है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में भी ये होता था कि वहां पर पार्लियामेंट में जो बजट लाया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। तो यही प्रथा को हमने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ठीक है, कस्टम्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो सालों से चली हुई प्रथा है उसके हिसाब से काम किया जाता है, राइट। तो यहाँ से भी हमें इंटरनेशनल लॉज में हमें सोर्स मिलता है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रथाएं होती हैं उसको हम फॉलो करते हैं। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। जैसे एक और मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल सारे समझ में आएगा। जैसे जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, किसी भी कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उस पे कभी भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। ना ही क्रिमिनल, ना ही सिविल, नहीं लगाए जाते। एब्सोल्युटली। हमारे वहाँ प्रेसिडेंट होता है ना, हेड ऑफ स्टेट। तो वो किसी भी देश में क्या होता है कि जो राजा होता है उस पे कभी भी कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि एक राजा क्या करता है, वो एक राज्य का रुतबा होता है, एक राज्य का हेड होता है ना। तो उसको अगर हम करप्ट कह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम स्टेट को भी करप्ट कह रहे हैं, राइट। तो इसलिए राजा जो होता है उस पर कभी भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते हैं। तो भारत में भी यही है। भारत में जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो अब आपको दिखेगा कि प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं इम्यून रखा गया है ना। हम्म। हम्म। हम्म।
अब मैं बताता हूँ इसमें, जैसे हमने कहा ना, मैंने आपसे कहा था, जैसे हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना? आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि हमारे वहाँ प्रेसिडेंट पे कभी भी केस नहीं लगता है। अब बट ऐसा होता है, उसमें एक तरीका क्या होता है कि हमारे पास आर्टिकल 61 भी है। आर्टिकल 61 के किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है इम्पीचमेंट की। किसकी? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसमें क्या होता है, जब ऐसा संगीन आरोप लगा हुआ है राष्ट्रपति पे, तो असल में वो राष्ट्रपति पे आरोप नहीं लगा होता है, डी मुर्मू पे लगा है। तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इम्पीच किया जाएगा मुर्मू जी को, राष्ट्रपति पद से उनको हटाया जाएगा, फिर तो वो राष्ट्रपति रहेंगे। हाँ, समझ गए ना? तभी हमें आर्टिकल 61 भी मिला हुआ है। हम राष्ट्रपति पे नहीं लगा सकते, राष्ट्रपति के ओहदे पे कभी भी नहीं लगा सकते। पहले हमें उनको इम्पीच करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर हम केस करेंगे। चलो, नेक्स्ट है। अब देखो ये क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर अ प्रैक्टिस टू बिकम कस्टमरी लॉ इट मस्ट मीट टू मेन क्राइटेरिया। कस्टमरी लॉ के अंदर आने के लिए भी दो मेन क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, वो फॉलो होने चाहिए। सबसे पहले तो जनरल प्रैक्टिस होना चाहिए। अब ये जनरल प्रैक्टिस वाली बात में एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे आज भी, थोड़ा इतिहास में चलते हैं, पहले इतिहास में ले जाता हूँ मैं आपको, हिस्ट्री में चलो। और हिस्ट्री में मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे भारत की मिडिवल हिस्ट्री। जैसे आपको पता ही होगा, हिस्ट्री को तीन में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ बलबन के समय पर। आपने नाम सुना है बलबन? ही वॉज वेरी डेंजरस रूलर। कोई बात नहीं, ये जो गद्दी पे बैठे थे, ये गद्दी पे बैठे थे लगभग 1265 के आसपास, ठीक है, और 1286 में इनकी डेथ हो गई थी। तो मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जा रहा हूँ 13th सेंचुरी में। कहाँ लेके जा रहा हूँ? 13। अब ये जो बलबन है, बलबन एक एक ट्रेंड लेके आया था, एक कस्टम लेके आया था। क्या कस्टम लेके आया था? उस कस्टम को हम कहते थे पाइबोस। पाइबोस, PAIBOS, पाइबोस, ठीक है। कस्टम का नाम है पाइबोस। पाइबोस में क्या होता था? पाइबोस में क्या होता था कि जो ये बलबन बैठता था अपनी सीट पर, अपनी गद्दी पर, इसके पाँव जो होते थे, एक टब होता था पानी का, उसमें ये अपने पाँव को रखता था, ठीक है। और कोई भी आएगा तो इसके पाँव को वो चूमेगा, और जो उसका पानी है उसको पिएगा। ये एक पाइबोस प्रथा थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि तब समझ में आएगा ये। पाइबोस को एक बार आप देख भी लेना पिक्चर से गूगल में, तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा इससे। तो पाइबोस समझ, मैं समझा पाया पाइबोस कौन लेके आया? बलबन लेके आया। और क्या था कि राजा के पाँव को चूमा जाएगा जो भी आएगा। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, मैं हिस्ट्री में क्यों ले गया आपको, क्योंकि यही प्रथा आज भी आपको दिखेगी, ये पाइबोस वाली। चाहे इसका नाम बदल गया है, पर यही प्रथा, यही कन्वेंशन आज भी आपको दिखेगी म्यांमार में। म्यांमार में अगर आप देखेंगे तो आज भी क्या होता है, जो वहाँ का राजा होता है, उसके बिल्कुल पाँव में आदमी पूरा लेट जाता है और उसके पाँव को चूमता है, वो प्रथा है। अब देखो ये जो प्रथा है, ये बहुत सारे देश इस प्रथा को अनएथिकल कहते हैं। इस प्रथा को क्या कहते हैं? अनएथिकल। ये अनएथिकल है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो हमारा कन्वेंशन है वो ऐसा होना चाहिए, जो एक जनरल नेचर का होना चाहिए, हर जगह अपनाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत कम लोग उसे अपनाते हैं, ठीक है। तो कस्टमरी में हमारा ये पाइबोस प्रथा नहीं आ सकती, क्योंकि वो जनरल नेचर का होना चाहिए, वो अनएथिकल नहीं होना चाहिए। जैसे हर जगह आपको क्या मिलेगा कि ब्रदर एंड सिस्टर कैनॉट मैरी। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको दिखेगा कि ब्रदर एंड सिस्टर की शादी नहीं होती है, राइट। इसका एक एक्सेप्शन हमें दिखता है, इस्लाम धर्म में दिखता है, जिसमें कजन्स की शादी हो जाती है। वो एक्सेप्शन है, कजन्स है, कजन्स, राइट। तो थोड़ा बहुत इस्लाम को अगर मैं हटाऊं, ठीक है, तो कजन्स में भी मैंने देखा है कि सिर्फ इस्लाम के अलावा कहीं पर भी कजन्स में भी शादी नहीं होती, राइट। तो इस तरह की अब ये थोड़ा एथिकल नेचर दिखता है, क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि वो शादी ठीक नहीं होगी, वो डीएनए में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वन मीन टू से कि कोई प्रथा ऐसी है जो जनरल है, जो एथिकल हमें दिखाई देती है, वही आपका इसका सोर्स बनेगी। जैसे वो बलबन जैसी प्रथा थी जो आज भी म्यांमार में अपनाई जाती है, वो सोर्स नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि वो जनरल प्रैक्टिस में होना चाहिए। क्या मैं समझा पाया आपको? तो ये देखिए, वाइड स्प्रेड होना चाहिए और वो कॉमनली फॉलोड होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है।
अब जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, वहां पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उनको वो जो प्रथा है, उनको ऐसा महसूस हो कि इसको लॉ भी सपोर्ट करेगा, उसको लॉ भी सपोर्ट करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे वही एग्जांपल है मेरा, ब्रदर एंड सिस्टर जो है वो शादी नहीं करने चाहिए। तो अब तो इसको साइंस ने भी बोला है कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि कल अगर कोई ब्रदर सिस्टर बहुत शादी करने लगे हैं, गलत चीजें हो रही हैं, तो उसमें भी भारत क्या कर सकता है? एक लॉ बना सकता है। कल अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? लॉ में। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देखो, जो भी हमारे मोरल होते हैं या जो हमारे एथिक्स होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। धर्म में कही गई बातें, धर्म में कही गई बातें या व्यवहार में लाई गई बातें जो होती है आपके नेचर में, अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हैं तो कोई आपको पनिश तो नहीं कर सकता, क्योंकि बाइंडिंग नहीं होते हैं। अब जैसे नेशनल एंथम होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि भारत का हर नागरिक खड़ा होगा, पर आप देखना, आप ही को दिखेंगे काफी लोग जो नेशनल एंथम चलेगा भी उनको कोई मतलब नहीं है, राइट? पर अब इसी चीज को जब लगता है कि ये मॉरल एथिक्स को अब बाइंडिंग करनी है, लोगों पे बाइंडिंग करना है इसको, तो हमारे यहाँ पर क्या काम आता है? लॉ। लॉ क्या करता है? मॉरल ऑफ एथिक्स को क्या कर देता है? बाइंड कर देता है, तो उसी को तो हम लॉ कहते हैं। ये सुनो, तो यहाँ पर यही बता रखा है कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कि वो आगे चल के लॉ के हिसाब से भी लगता है कि वो सही है, चाहे लॉ ने भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रखा है, पर वो लॉ के हिसाब से भी सही लगता है, तो वो भी इसमें आएगा, तो इसे कहते हैं ओपिनियो जूरिस। तो एक बार मेरे कहने से आप दोनों पॉइंट पढ़िए, और कहीं भी डाउट है मुझसे जरूर पूछिएगा, एक बार शुरू हो जाइए। ये दीपक मिश्रा जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय। अब ये वैसे बाइंडिंग नहीं है अब। हाँ, फिर भी ये होता है कि बहुत सारे पीवीआर इसको फॉलो करते हैं। इसको शुरुआत करने वाले थे दीपक मिश्रा जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं ना हमारे। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो ये तो बहुत आसान है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज के, जैसे द प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर कहीं पर भी अलाउड नहीं है। फिर दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ सोवरेन स्टेट, है ना? अब भैया सोवरेन स्टेट है, इंडिया है, इंडिया के इंटरनल कोई मैटर है, इंडिया के इंटरनल मैटर पे हमारा आईसीजे नहीं जाएगा, इंटरनल मैटर पे, राइट? और ये प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड, अब आपको पता ही होगा कि जेनोसाइड के लिए तो फेमस है हिटलर। हिटलर ने कम से कम लाखों यहूदियों यानी कि ज्यूस को मारा था, जिसका नाम है होलोकास्ट। सुना होगा आपने, होलोकास्ट के बारे में सुना है कभी? तो ये इस तरह से कि जेनोसाइड नहीं हो सकता भैया, ठीक है? जैसे अगर लेटेस्ट भी आप देखोगे जिसमें काफी मात्रा में जेनोसाइड हुआ था, तो एक रोहिंग्या का इशू हुआ था एक बार बीच में, रोहिंग्यास का, ठीक है? तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि ओपन जेनोसाइड अलाउड नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ पे, ठीक है? आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं, जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। अब ये तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है या कोर्ट ऑफ ऑर्डर होता है, जिसमें उनके कहे हुए जितने भी डिसीजंस होते हैं, डिक्री होता है, उसको हम आगे के लिए भी फॉरवर्ड करते हैं, राइट? जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, जिससे कि ऑनरेबल कोर्ट का समय बर्बाद ना हो, ठीक है? वैसे ही क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कुछ डिसीजंस होते हैं। अब ये डिसीजन कभी-कभी ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन सिर्फ जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं वही देते हैं। कभी-कभी जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, उनके उनकी भी जो दिए गए डॉक्ट्रिन्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एक मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, एबी डाइसी की, याद आ रहा? एबी डाइसी की रूल ऑफ लॉ। उसको आपने देखा था कि उसका एक सिद्धांत हमने आर्टिकल 14 में इस्तेमाल कर रखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जुडिशियल डिसीजंस हैं या टीचिंग्स हैं, जैसे टीचिंग्स का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया था ईवी डाइसी का, ठीक है? क्योंकि ये लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है।
आपके इंटरनेशनल लेवल पे। क्या मैं समझा पाया? जैसे डॉक्ट्रिन मैंने कहा ना, जैसे ड्यू प्रोसेस की डॉक्ट्रिन हमने मनेका गांधी केस से ली। मनेका गांधी केस जो 1978 का था, उसमें कौन सी डॉक्ट्रिन हमने ऐड करी? ड्यू प्रोसेस की। और ड्यू प्रोसेस जो है वो यूएसए का, यूएसए में आया था ये ड्यू प्रोसेस। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जब आप अपना मीन्स लिखते हैं, कुछ भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह का अगर आप डालेंगे ना एग्जाम्पल में, कि जैसे कि ड्यू प्रोसेस का हमने मनिका गांधी से लिया और इस तरह से, तो आई गेस आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये जुडिशियल डिसीजंस वही हैं, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस में, जैसे रूलिंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स सच एज आईसीजे, आईसीसी, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन है एक यूरोप का। ये जो भी आपके डिसीजंस देते हैं, उनका कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होता है, वर्ल्ड वाइड। इनके दिए गए डिसीजंस इनके दिए गए डिसीजंस को तो एक डॉक्ट्रीन की वैल्यू मिलती है। डॉक्ट्रीन तो आप जानते होंगे, एक तरह की थ्योरी मान लीजिए आप। तो इस तरह से, राइट? क्लियर? अब नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। अब देखो, इसको समझाने का तरीका है दूसरा, क्योंकि ये तो थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनती है। हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, अब मैं आपको एक एक एक, एक फिलोसफर है हमारे बहुत अच्छे, जिन्होंने बात करी थी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट होगा लोगों के पास, सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट होगा लोगों के पास, वो होगा राइट टू लाइफ। यानी कि राइट टू लाइफ आपका कभी नहीं लिया जाएगा, बस एक ही शर्त पर लिया जाएगा, वो है ओनली बाय मेकिंग लॉ, यानी कि एक्ट के द्वारा ही आपकी लाइफ छीनी जा सकती है। ऐसी बात करने वाले थे हमारे थॉमस हॉब्स, ठीक है। और आज आई गेस आज ही मैंने इन पे एक वीडियो बना रखा है, वो चैनल पे मैंने अपलोड भी किया आज ही ना। तो थॉमस हॉब्स ने एक बात कही थी कि स्टेट जो कहेगा आप मानिएगा। स्टेट, जो 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 लोग हैं, जो स्टेट में रहने वाले जो आम लोग हैं, उन उनका ये कर्तव्य होता है, ये ड्यूटी होती है कि वो जो उनका स्टेट जो कहेगा उसे मानेगा, उसका पालन करेगा, अबाइड करेगा उसको। बट तब तक अबाइड करेगा जब तक स्टेट उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब तक स्टेट उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और स्टेट के पास कहीं पर भी ये पावर नहीं है वो लाइफ को छीन सके, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और यही चीज आपको देखो डायरेक्ट हमारे आर्टिकल 21 में मिलती है आज भी। आर्टिकल 21 को जब भी आप पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आर्टिकल 21 कह रहा है कि आपकी जिंदगी आर्बिट्रेरी एक्शन से नहीं छीनी जा सकती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि एक्ट हमारे कितने बने हुए हैं, और हमारी जो पुरानी आईपीसी है उसमें 300, 302, याद आ रहा हो? कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा था हमने, मर्डर पढ़ा था। कल्पेबल होमिसाइड में तो तब भी रियायत मिल जाती है, पर जो आपका इंटेंशनली है, यानी कि जो मर्डर है, उसमें तो आपको पता ही है कि आपको डेथ पेनल्टी भी दी जाएगी। ठीक है? तो इस तरह का जो भी थ्योरी है, जैसे मैंने कहा था थॉमस हॉब्स ने ये कहा था कि लाइफ स्टेट कभी नहीं लेगा, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तभी लेगा जब कोई आदमी दूसरे की लाइफ के लिए खतरा बनेगा, है ना, दूसरे की लाइफ के लिए खतरा बनेगा। और अपनी लाइफ को बचाने के लिए तो आदमी क्या कर सकता है, दूसरे को मार भी सकता है। आपने देखा ही होगा आईपीसी की आई गेस सेक्शन 100 में साफ लिखा हुआ है कि आप सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। और वो नई वाली बीएनएस में आई गेस, जितना मुझे याद आ रहा, नए वाले बीएनएस में आपका सेक्शन है 37, जो आईपीसी के सेक्शन 100 है, वही बीएनएस में 37 में है। मतलब उसमें ये बता रखा है कि हाँ, कर सकते हो, मुझे लगता है करोगे तो आई गेस अच्छा है ना। करोगे तो अच्छी बात है, मुझे तो लगता है कहीं कहीं पर कोट कर लेना, कहीं कहीं पर कर लेना। ठीक है, तो हो सकता है इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाए हाईलाइट करके ना, और आर्टिकल संविधान को भी डाल देना कि ये ना थॉमस हॉब्स जो मैं दिखा रहा हूँ, इससे मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पर यही है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे थ्योरी पढ़ोगे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, तभी लोग इसको छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर से आप देखोगे टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड, और हाईली क्वालिफाइड में मैं फिर कह रहा हूँ हमारा यहाँ पर एविड भी आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमारी अभी मैंने आपको बताया थॉमस हॉब्स, हॉब्स, ठीक है, वो भी आ जाएगा।
आगे बढ़े। अब आगे रेजोल्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूएन क्या करता है, जैसे यूएन मैंने आपको बता दिया यूएन क्या है। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है, ये यूनाइटेड फॉर्म है उसका, ठीक है। अलग अलग हमें दिखता है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इस तरह से मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, यूनाइटेड नेशंस। तो ये अपने अपने लेवल पे क्या लेके आते हैं, रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस मतलब होता है कोई प्रस्ताव लाए हैं और उसको जब वो पास हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। रेजोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिक्लेरेशन में। अब जो भी इन्होंने डिक्लेरेशन कर रखा है, जैसे टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर वो पेरिस एग्रीमेंट वाली बात करें जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट गोल होते हैं वो भी हमारे इंटरनेशनल लॉ की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑल्दो वो उतने बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हमारे एक इंटरनेशनल लॉ की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। अब डिपेंड करता है, वो बाइंडिंग उन्हीं के लिए होंगे, बाइंडिंग उन्हीं के लिए होंगे जिन्होंने उसको एमओए में कन्वर्ट कर दिया है। हमने ये पढ़ ही लिया है पहले, राइट। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रही थी, जैसे नीचे आप देखोगे बाइंडिंग फोर्सेस, एसटीटीज, वो तभी होता है जब एमओयू किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमओए। ठीक है, मैंने कहा ना ये है बहुत आसान, बस इसमें लॉजिक हमारे अगर क्लियर हो जाए तो बहुत इजी है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन एंड डिक्लेरेशन ये भी हमारे अंडर दी इंटरनेशनल लॉज आते हैं, कस्टमरी, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफन अडॉप्ट डिक्लेरेशन एंड रेजोल्यूशन दैट while non-binding can shape the development of international law, example the universal declaration of human rights। अब ह्यूमन राइट्स जो है आप जानते ही हैं, ह्यूमन राइट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे भारत में भी ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन। और ये हर देश में होता है, ये हर देश में काम करता है। और अगर मैं एक बात आपको बताऊंगा, आप भी कहोगे हाँ बात तो सही है, जो एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, जो एम्बेसडर्स होते हैं हर देश में, आपको पता है एम्बेसडर्स होते हैं, ये भी तो एक ह्यूमन राइट कमीशन के हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई कनाडा में आदमी है, अब उसको कोई दिक्कत हो गई है, इंडियन है, कनाडा में कोई दिक्कत हो गई है, तो कहाँ जाएगा, कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी है वहां जाएगा, ये सुनो, और वो एम्बेसडर से मिलेगा। तो यानी कि वो एम्बेसडर उस आदमी की मदद करेगा, कनाडा में इंडियन की मदद करेगा। तो ये आपको नहीं लग रहा कि एम्बेसडर भी काम ह्यूमन राइट्स के लिए करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एम्बेसडर भी जो होते हैं, जो एम्बेसीज में बैठते हैं, ये भी असल में ह्यूमन राइट्स के लिए तो काम करते हैं। एब्सोल्युटली। तभी इसको हिंदी में कहते हैं दूतावास। जैसे पुराने जमाने में होता था, लड़ाई होती थी तो एक सफेद कपड़े पहन के आता था या सफेद झंडा लेके आता था, तो उसको दूत कहते थे ना, तो उस पर अटैक नहीं किया जाता था। तो वैसे ही है ना, देश में कहीं पर भी जैसे मानते हैं इंडिया पे अटैक हो जाए, अमेरिका ने अटैक कर दिया इंडिया पे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के वहां जो इंडिया की एम्बेसी है उस पर अटैक नहीं करेगा, वो एक प्रोटोकॉल होता है ना। तो ये है। और नीचे लिखा है सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल कैन मेक डिसीजन दैट इज इम्पोज बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस ऑन यूएन मेंबर्स। अब देखो, जितने भी मैंने आपको बताया थे उस दिन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इकोसॉक, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से सबसे पावरफुल है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल बहुत पावरफुल है। और इसमें अभी परमानेंट हमारे 5 ही मेंबर्स हैं। इंडिया इसमें कब से ट्राई कर रहा है कि परमानेंट मेंबर बने। चाइना इसमें हमेशा वीटो लगा देता है। चाइना हमेशा क्या लगा देता है इसमें, वीटो। अब क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इतना पावरफुल है कि ये जो भी रेजोल्यूशन पास करेगा, वो जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं उन पे वो अपने आप बाइंडिंग हो जाता है। ये इतना पावरफुल है, राइट। तो ये बड़ा बाइंडिंग, ये तभी इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अपने में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। अब क्वेश्चन है कि यूएनएससी ने, टेक एन एग्जांपल, भारत पे सैंक्शन लगा दिया है। अब देखो, सैंक्शन लगा दिया है तो और देश भारत से कोई बिजनेस नहीं करेगा, पर इंडिया जो है इंटरनल लेवल पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर अगर कोई भी देश उससे बिजनेस नहीं करेगा तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के बाद, आफ्टर लॉन्ग टर्म, इंडिया को इफेक्ट आने लग जाएगा। ये सुनो, जैसे मैंने बताया था ना, ईरान क्या कर रहा था 2018 में, उसने कहना नहीं माना, यूरेनियम वाली बात मैंने आपको जो बताई थी, तो अमेरिका ने उस पे 2018 में सैंक्शन लगा दिया था ईरान पे। तो ईरान को पहले कुछ समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे तो 2022 में ईरान ने माफी मांगी, क्योंकि इनका पूरा का पूरा कोई इनसे बिजनेस ही नहीं कर रहा था। तो इवेंचुअली क्या हुआ, आगे चल के इनको फिर कहीं ना कहीं माफी मांगनी पड़ी, ठीक है।
और नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट लॉ। सॉफ्ट लॉ क्या है? सॉफ्ट लॉ दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सॉफ्ट लॉ वो होता है जो एमओयू के अंदर आता है, यानी कि आप समझ गए होंगे जो बाइंडिंग नहीं है, तो ये लिखा भी होगा, रिफर्स टू द नॉन लीगली बाइंडिंग है। देखो हार्ड लॉ वो होते हैं जो बाइंडिंग होती है, जैसे ज्यादातर आपके जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं वो हार्ड लॉज होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर आपके जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो सॉफ्ट लॉ की कैटेगरी में आते हैं ज्यादातर। डन। बाइंडिंग भी उन्हीं पे है जो यूएन के मेंबर्स हैं, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पर देख लो, रियो ने क्या एक डिक्लेरेशन किया था ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में। ये एक सॉफ्ट लॉ था। कहीं ना कहीं लोगों ने, जो देश थे, उन्होंने काम किया इसमें, पर वो किसी पे ऐसा बाइंडिंग नहीं था वो, ठीक है। डन। चलिए, अब है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल लॉ का मतलब होता है डोमेस्टिक लॉ, जैसे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही बात है, म्युनिसिपल लॉ बोलूं या डोमेस्टिक लॉ बोलूं, एक ही बात है। इंटरनेशनल लेवल पे हम डोमेस्टिक लॉज को क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल लॉ। चलो, the relationship between international law and domestic law is a fundamental area of study in the international legal theory। यानी कि इसमें जो फंडामेंटल एरिया की जो स्टडी होती है उसमें डिफरेंस होता है, यानी कि इसको आप बाईपास कर सकते हो, ये हमारा उतना काम का नहीं है डेटा। इसमें से बस यही काम का डेटा है कि म्युनिसिपल लॉ भी हमारे क्या होता है? डोमेस्टिक लॉ। ये एक ही बात है, इससे हमें यही काम का डेटा है, ठीक है, बाकी फालतू की चीज लिखी है। हाँ, आगे क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल लॉ रिफर्स टू द लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ऑब्वियसली डोमेस्टिक लॉ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012, ये साफ पता चल रहा है कहाँ का है? इंडिया का। तो ये आपका हो गया म्युनिसिपल लॉ या डोमेस्टिक लॉ। Whereas international law governs the relationship between states and other international entities, राइट। तो ये तो आपके पता ही है इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, बिटवीन दी स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब वो मल्टीलेटरल भी हो सकता है और वो बायलेटरल भी हो सकता है, ये सुनो, ठीक है। और जन इसका ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तो उतना मुझे नहीं दिखता है, मेरी समझ कहती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट हमें क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू। इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में रिलेशनशिप क्या है? कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ हाउ इंटरनेशनल लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड, अप्लाइड एंड एनफोर्स विद इन द स्टेट और डोमेस्टिक लीगल सिस्टम। मतलब कहने का ये मतलब है, इसमें ये प्रोसीजर दिखा रखा है कि प्रोसीजर में आप देखोगे, प्रोसीजर से बेटर है ये इम्प्लीमेंटेशन में काम बात कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि सिंपल सी बात है, हमने पहले ही बात कर दिया है कि भैया ऐसा होता है जो डोमेस्टिक लॉ होते हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बाइंडिंग होता है हमेशा। अगर आप उसको ब्रीच करोगे तो वो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, है ना, अगर आप उसको ब्रीच करोगे। पर जो हमारा इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो वहां पर बाइंडिंग नहीं होती है। अगर आप उसे ब्रीच भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा या आपको फाइन देना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रखा है, ठीक है। तो यही बता रखा है कि किस तरह से उनके जो टर्म्स होते हैं, किस तरह से इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, अप्लाइड होते हैं, उन दोनों में फर्क हमें दिखता है। और एक डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया था इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में। क्या मैं समझा पाया बात? और क्या हमारा, एक सेकेंड, इसके बाद ये। अब देखो यहाँ पर ऐसे समय, सबसे पहले ड्यूअलिज्म देखो, ठीक है। अब इसको और एलिब्रेट कर रखा उन्होंने। ड्यूअलिज्म के हिसाब से हम देखेंगे, इन द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉ आर डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम, ईच ऑपरेटिंग इन इट्स ओन स्फीयर अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिज्म। अब ड्यूअलिज्म क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ जो है ये हमेशा अप्लाई करता है बिटवीन स्टेट्स एंड, बिटवीन स्टेट्स काम करता है ये। अब वो मल्टीलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है कहीं ना कहीं इनको ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रेगुलेट करता है। वहीं पर म्युनिसिपल लॉज जो है वो आपके गवर्न द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ स्टेट, जैसे कि इंक्लूडिंग स्टेट, हाँ, इंटरनल अफेयर्स इंक्लूडिंग सिटीजन्स एंड डोमेस्टिक मैटर्स, ठीक है। जैसे इंटरनल क्या होता है? इंटरनल में क्या होता है? सिटीजन सिटीजन से आपस में लड़ते हैं, तो इसको टैकल करता है। या सिटीजन और स्टेट के बीच कुछ हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट और जो लोग हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, धारा 144 जो लगाई जाती है, राइट, जिसमें अपने आप 141 एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आपको पता ही है 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, राइट। तो ये सब क्या है? हमारे डोमेस्टिक लेवल पे है, राइट। तो ये हो गया आपका
इंटरनल अफेयर्स। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसमें। आगे, इंटरनेशनल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ, अपने आप नहीं बनता है। फॉर इंटरनेशनल लॉ टू हैव इफेक्ट विद इन अ स्टेट इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ था कि हमारे एक समय क्या था कि जो मैरिज एज थी हमारी, जो मैरिज एज थी लड़कियों की, वो एक समय 14 वर्ष थी। अंग्रेजों ने कितनी रखी थी? 14। ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे 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 क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे हम आजाद हो चुके थे। तब भी हमारी जो एडल्ट वाली एज थी वो कितनी थी? 21 साल। पर क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे ये पाया गया कि जो आदमी जो है, जब वो अपने एंड ऑफ टीन एज होता है, टीन एज हमारी 19 तक जाती है, तो ये पाया गया, साइकोलॉजी जब रिसर्च हुई इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये पाया गया कि कहीं ना कहीं मेच्योरिटी 18 में ही आ जाती है। तो ये जब हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, तो भारत में क्या है, इसको अगर लागू करना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि 18 जो है वो एडल्ट एज है, 18 जो है वो एडल्ट एज है। ठीक है। तो भारत में भी क्या किया गया, भारत में भी इसको फिर कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग बनाया गया लॉ के द्वारा, और वो लॉ था आपका 61st अमेंडमेंट। ये हुआ था 1988 में, जिसमें आपको पता ही है एज जो है 21 से क्या कर दी गई? एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लॉज बनाए जाते हैं, और उसको अगर बाइंडिंग करना है तो उसको डोमेस्टिक लेवल पे उसको लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको बाइंडिंग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये ड्यूलिस्ट सिस्टम जो है, इन अ ड्यूलिस्ट सिस्टम इंटरनेशनल लॉ रिक्वायर्ड फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन इनटू म्युनिसिपल लॉ बाय द डोमेस्टिक लेजिस्लेचर। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, राइट। तो ड्यूलिज्म, ठीक है। अब ड्यूअलिज्म आप समझ गए, ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है? ड्यूअलिज्म क्या है? एक दो दो चीजों की बात करता है, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉज, और इनका अपना अपना एक डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम है। और ये आपस में भी काम कैसे करता है कि इंटरनेशनल लॉ को जब आप इंटरनेशनल लॉ को जब आप इंटरनली उसको जब एक्ट के थ्रू पास कर देते हो, तो वो आपका इंटरनेशनल लॉ आपकी स्टेट में भी बाइंडिंग में आ जाता है, राइट। यानी कि एक साथ काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये है आपका ड्यूअलिज्म, राइट। अब है आपका मोनिज्म, और जिसको हम क्या कहते हैं, मोनिस्ट थ्योरी। मोनिज्म क्या है? ऑन द अदर हैंड होल्ड दैट इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर पार्ट ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम। अब यानी कि ये सिंपल सी उल्टी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा है, इंटरनेशनल लॉ को बाइंडिंग करने के लिए आपको डोमेस्टिक लॉ की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ो, इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिक्वायर डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू बिकम इफेक्टिव इन अ स्टेट लीगल सिस्टम। यानी कि क्या, इंटरनेशनल लॉ को डोमेस्टिक लॉस, म्युनिसिपल लॉस नहीं चाहिए कि वो बाइंडिंग बने, ये अपना बाइंडिंग हो सकता है। जैसे कि इसमें ये थ्योरी जो है, ये ज्यादा फिजिबल नहीं होती, क्योंकि एक समय क्या था ना, एक समय कॉलोनीज का राज था, कॉलोनी सिस्टम था। जैसे आपको पता ही है 1947 से पहले, 1947 से पहले इंडिया किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन की। तो यूके, यूके पास करता था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करूं मैं, तो वो पास किसने किया? ब्रिटेन ने। और वो भारत में क्या होता था? बाइंडिंग। भारत में क्या होता था? बाइंडिंग। तो इसे हम कहते हैं मोनिज्म, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो इंटरनेशनल लॉ बनाया जा रहा है, और उसमें किसी भी तरह का म्युनिसिपल लॉ का इंटरफेरेंस नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जा रहा है। पर मैंने कहा आजकल ये फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल हर देश सोवरन है। ठीक है। क्योंकि ड्यूअलिज्म जो है आजकल दिखाई देता है, मोनिज्म जो है ये पहले का है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। तो ये बाकी थ्योरी हमारे तक काम की नहीं है, ये मैंने बता ही दिया, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना मोनिज्म तब का है जब ज्यादा कॉलोनीज होती थी। अब तीसरा है आपका द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन मॉडल। ये क्या है? इन प्रैक्टिस मेनी कंट्रीज कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा दोनों का, ड्यूअलिज्म एंड, हाँ कह सकते हो, नो डाउट, हाँ ठीक कहा आपने, यूरोपियन यूनियन। ठीक है।
एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं इसको इसलिए भी एग्री कर रहा हूँ क्योंकि G20 है ना, असल में उसमें आप देखोगे 19 कंट्रीज प्लस EU है, यूरोपियन यूनियन एक साथ आती है। तो यानी कि उसमें क्या होता है कि वो असल में वो सब मल्टीलेटरल है। क्या है? मल्टीलेटरल। और वहां पर अगर EU ने कोई कानून पास कर लिया तो ऑटोमेटिकली सब पे वो लागू हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि उनको भैया अपने इंटरनेशनल लॉज जो बनाते हैं उसमें उनको कोई अपना म्युनिसिपल लॉ चाहिए बाइंडिंग करने के लिए, वो अपने आप बाइंडिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें एग्री करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हमेशा याद रखना कि यहाँ पर दोनों मिलके काम करते हैं। ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आपका ड्यूअलिज्म और मोनिस्ट सिस्टम एक साथ काम करता है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। अब यहाँ पर देखो हायरार्की दिखती है हमें क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ में ऑल्सो भी डिपेंड ऑन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू सिस्टम विद इन अ स्टेट। ठीक है, जैसे इसमें इन सम स्टेट इंटरनेशनल लॉ इज प्लेस्ड अबव नेशनल लॉज। कुछ स्टेट्स में हमें क्या दिखता है, जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं उनको जो म्युनिसिपल लॉज हैं उनसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक इंटरनेशनल लॉ पे और एक म्युनिसिपल लॉ पे, तो कौन जीतेगा? इंटरनेशनल लॉ जीतेगा। और इस तरह का सिस्टम कहीं ना कहीं इवेंचुअली क्या कहलाता है? मोनिस्ट सिस्टम। क्या कहलाता है? मोनिस्ट सिस्टम। इसका एग्जांपल फिर मैं दिखा रहा हूं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक्ट पास किए गए। ठीक है, ये एक्ट कौन पास कर रहा था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर रही थी भारत के लिए। ठीक है, अब वैसे ही इंडिया में क्या था, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ना, आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से अगर मैं आपको बताऊं, तो भारत में जो भारतीय थे, जो प्रोविंसेस थी, उनको भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी। ठीक है, अब सोचो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया किसी मुद्दे पे, वो है एक्स सब्जेक्ट है कोई, एक्स सब्जेक्ट पे कोई कानून बनाया, और वही कानून यहाँ पर भी बना हुआ है, इन लोगों ने भी बना दिया है लोकल लेवल पे, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जीतेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या क्या केस दिखता है हमें? मोनिस्ट सिस्टम। तो हायरार्की ऑफ नॉर्म्स में जो हमने पहला पढ़ा इस तरह का दिख रहा है, जहां पर हमें क्या दिख रहा है? इंटरनेशनल लॉज को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है म्युनिसिपल लॉ से। डन। यहाँ अब आगे क्या, इन अदर स्टेट म्युनिसिपल लॉ में बी प्लेस्ड अबव इंटरनेशनल लॉ। अब कहीं पर हमें क्या दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, जस्ट वाइसा वर्सा, और जस्ट वाइसा वर्सा मतलब आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस यही दिखेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस यही दिखेगा। क्योंकि कैसे दिखेगा, ये हमारे संविधान में भी आपको दिखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 13 में आपको दो दो डॉक्ट्रिन दिखती है, एक दिखता है लॉ, एक दिखता है लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स वो है वाले लॉ इसमें आते हैं जो संविधान के बनने से पहले के हैं, यानी कि अंग्रेजों के, मुगलों के, ऐसे लॉ जो हमें आजादी से पहले के हैं। पर वो एंट्री तभी करेंगे जब वो हमारे संविधान के हिसाब से होने चाहिए, तभी वो एंट्री करेंगे। अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है, या उनके कुछ क्लॉज संविधान के हिसाब से नहीं है, तो उनको क्या कर दिया जाता है? नल एंड वॉइड। यस और नो? तो आपको इस कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर म्युनिसिपल लॉज को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है इंटरनेशनल लॉज से। तो ये आज का सिनेरियो है, और जो मैंने आपको बता ही दिया सारा का सारा, राइट। तो अगर आप इस तरह से राइटिंग लिख दोगे अपनी ना, तो मुझे लगता है वो समझ जाएगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा इसने काफी अच्छा पढ़ रखा है, राइट। और ये जो है, ये है हमारा ड्यूलिस्टिक वाला सिस्टम। ठीक है, पहला वाला था मोनिस्ट और ये है ड्यूलिस्टिक। तो आजकल हमारा कौन सा सिस्टम दिखता है? ड्यूलिस्टिक। क्योंकि सिंपल सी बात है, आजकल हर देश सोवरन है, तो सोवरन का मतलब है तो ऑब्वियसली वहां पर म्युनिसिपल लॉज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इंटरनेशनल लॉज से, राइट। और फिफ्थ आपका जुडिशियल इन्फोर्समेंट, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इसमें क्या होता है, द इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ विद इन डोमेस्टिक लीगल सिस्टम कैन ऑल्सो वेरी। अब कुछ स्टेट्स में ये होता है कि जो कोर्ट्स में अप्लाई इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली इफ द कंट्री कैन नॉट मोनिस्ट अप्रोच। मतलब देखो, मैं इसको सिंपल से तरीके से बता देता हूँ, बहुत ईजी तरीके से। देखो इसमें क्या होता है, जैसे टेक एन एग्जांपल, आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई कोई डिक्री दी है, मानते हैं, या कोई जजमेंट दिया है। अब वो जजमेंट जो है वो हम देखते हैं इंडिया, क्या वो इंडिया पे बाइंडिंग होगा? क्या वो इंडिया पे बाइंडिंग होगा?
तो ऑब्वियसली आज के हिसाब से नहीं। तो ये अपने आप किस में आ गया? ड्यूलिस्टिक में आ गया। अपने आप किस में आ गया? क्योंकि ड्यूलिस्टिक में क्या होता है आपको पता ही है। अगर हायरार्की की बात की जाए तो डोमेस्टिक लॉस को यानी कि म्युनिसिपल लॉस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है इंटरनेशनल लॉस से। और यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज में आप देख लेना सोर्स जो है आपका वो आपका जुडिशियल सिस्टम बनता है। क्या कौन बनता है? जुडिशियल सिस्टम। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट हो गया या आईसीसी हो गया। तो ये अगर कोई भी जजमेंट देते हैं, कोई भी डिग्री देते हैं, तो अगर मैं इंडिया जैसे देश की बात करूं तो वहां पर ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। अगर इंडिया इसको बाइंडिंग करना चाहता है तो वो क्या करेगा? पहले इनको अपने म्युनिसिपल लॉ से बैकअप देगा। म्युनिसिपल लॉ से बैकअप देगा तब जाकर ये क्या होंगे? बाइंडिंग। और इससे पहले क्या होता था? आजादी से पहले यानी कि पुराने समय में क्या होता था? वो बाइंडिंग हो जाते थे अपने आप। तो वही बात हमने पहले भी पढ़ रही है, ठीक है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या नाम, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना तो आप बहुत अच्छी तरह लिखना भी सीख जाते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट? अब आगे क्या है? जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज की हमने बात करी है, ठीक है? ये जैसे इसमें इंटरेक्शन कैसे होता है ना, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं और मैंने बता ही रखा है यहाँ पर एक गेम है सारा रेटिफाई करने वाला। एमओयू है तो बाइंडिंग नहीं है, और उसको एमओए कर दिया आपने तो वो, तो ये आपका आ गया ड्यूलिस्ट में आ गया। और ये किसमें आ गया? मोनिस्ट में। यस और नो? बस ये चीज मैं समझा रखा है। ह्यूमन राइट मैंने चर्चा करी रही है। कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉ इज कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि हमें कैसे दिख रहा है? कभी दिख रहा है मोनिस्ट व्यू दिखता है, कभी ड्यूलिस्ट व्यू दिखता है, ठीक है? क्योंकि आज के समय में कभी कभी देश क्या करता है, जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं, जैसे इसराइल की बात करूं, इसराइल हमेशा यूएसए के हिसाब से चलता है। ऑल्दो इसराइल जो है वो एक सोवरेन कंट्री कहता है अपने आप को, पर एग्जैक्टली वो जो यूएसए करेगा वही वो करता है, क्योंकि यूएसए ने ही उसको बसाया था। ये सुनो, तो ये आपको बाहर से तो दिखेगा हर स्टेट कॉम्प्लेक्स है, पर माफ करना, आपको ये दिखेगा हर स्टेट सोवरन है, तो आपको दिखेगा आज तो हर कुछ ड्यूलिस्ट है, पर ऐसा नहीं, मोनिस्ट भी हमें दिखता है। जैसे मैंने अभी इसराइल वाली बात बताई आपको, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है कि इनका संबंध बाहर से जनरल वे में तो आपको आसान दिखेगा, पर अंदर समझ में बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है? क्योंकि हर देश का अपना एक लीगल सिस्टम होता है। हर देश का अपना एक लीगल सिस्टम होता है, तो इसकी कोई जनरल थ्योरी तो आ नहीं सकती, कोई जनरल थ्योरी आ नहीं सकती। तो इसीलिए ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है ये। तो यहाँ पर क्या है? कंट्री जो है जनरली या तो ड्यूलिस्ट को अपनाती है या मोनिस्टिक को अपनाती है, ठीक है? एब्सोल्युटली। तो इसीलिए हमें क्या दिखता है कि अब ऑब्वियसली जो कंट्री सोवरन होगी वहां पर आपको ज्यादा क्या दिखेगा? ड्यूलिस्टिक वे दिखेगा, और जहां पर आपको दिखेगा कि सोवरेनिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है तो वो मोनिस्टिक व्यू दिखेगा। तो यही आपको दिखेगा। ये है आपका कंक्लूजन। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? तो आपको बधाई हो, यहाँ से आपका पूरा का पूरा जो 1 2 3 आपने मुझे दिए थे वो हमारे कंप्लीट हुए, और हमारी जर्नी का आज एंड होता है।